एक बार फिर से मैं आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से जो हमारी क्लास है वो रुक गई थी। अपनी क्लास को हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो ये है हमारे पास कि भाई जो हमारी बीबीपुर और नजफगढ़ की झील है वो किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है। ठीक है मेरे भाई। अब देखो, अगर मैं शिवालिक की पहाड़ी की बात करूं तो आपको पता है इसका विस्तार हरियाणा के 3 जिलों में है, उत्तर पूर्व में स्थित है। कहां पर? पंचकुला में, अंबाला में और यमुनानगर में। इसी प्रकार अरावली की बात करें तो इसका जो हमारा विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम में रहेगा। ठीक है मेरे भाई। और उसके बाद हमारे पास रेतीला क्षेत्र, ये तो इधर होगा ही नहीं। और एक बचता है यहाँ पे मैदानी भाग। और जो मैदानी भाग है यहीं पर हमारी क्या रहेगी, तो ध्यान रखेंगे मैदानी भाग में ही हमारी रहेगी बीबीपुर और नजफगढ़ की झील। ठीक है। अब देखो, आप मेरे को आंसर कर सकते हो मेरे भाई, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या आंसर कर सकते हो? झीलों का जो अध्ययन है इसको क्या कहा जाएगा? हरियाणा में एचएससी ने कुल झील कितनी मानी है? कुल झील कितनी मानी है? उसके बाद हरियाणा में ऐसी कौन सी झील है जिसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है? किससे? ज्वालामुखी क्रिया से। हरियाणा में ऐसी कौन सी झील है जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? जैव विविधता के लिए क्या रहेगी? प्रसिद्ध रहेगी। उसके बाद आप क्या बता सकते हो मेरे को, तो ध्यान रखेंगे उसके बाद आप मेरे को आंसर कर सकते हो कि भाई हरियाणा में सबसे ज्यादा पर्यटक किस झील पे आते हैं? हरियाणा में जो पर्यटक है ना सर्वाधिक, वो किस झील के ऊपर आते हैं? उसके बाद आप मेरे को आंसर कर सकते हो हरियाणा में पर्यटक के रूप में किस झील को विकसित किया जा रहा है? पर्यटक के रूप में किसको क्या किया जा रहा है? विकसित किया जा रहा है। ठीक है। ये तो कुछ आंसर मेरे को इस प्रकार से बताओगे, लेकिन कुछ आंसर मेरे को आप इधर कर दोगे, जैसे कि सेनिसा झील हरियाणा में कहां पर रहने वाली है? धनूर झील हरियाणा में कहां पर रहेगी? ठीक है। और इसके साथ साथ है दोज झील है, ये हरियाणा में कहां पर रहेगी? ठीक है। बल्यूबड़ झील है, ये हरियाणा में कहां पर स्थित है? बल्यूबड़ झील है, ये हरियाणा में कहां पर रहेगी? चलिए इनके आंसर कर लेते हैं। देखो, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। क्या? लिम्नोलॉजी कहा जाएगा झीलों के अध्ययन को। हरियाणा में कुल झीलों की संख्या एचएससी ने 5 मानी है। ज्वालामुखी क्रिया से सोना झील का निर्माण हुआ है। किसका? सोना झील। ध्यान रखेंगे जिसको गर्म पानी का चश्मा कहा जाता है। चरम रोगियों हेतु प्रसिद्ध रहेगी, सल्फर गंधक की मात्रा अधिक है, पानी इसका गर्म रहता है। उसके बाद जैव विविधता के लिए फेमस झील हमारी भिंडावास झील होगी। कौन सी? भिंडावास झील होगी, जो कि हमारे कहां पे है? झज्जर में स्थित रहेगी। उसके बाद ये हमारा आता हरियाणा में पर्यटकों के लिए, तो वो सुल्तानपुर झील हो जाएगी। पहले बड़खल झील हुआ करता था, लेकिन ध्यान रखेंगे वो हमारे पास कौन सी होगी? सुल्तानपुर झील है, ये हो जाएगी। ठीक है। जो कि फर्रुखनगर में स्थित रहेगी। पहले फर्रुखनगर को देखना ऑप्शन में, उसके बाद गुरुग्राम को टिक करना है। हरियाणा में पर्यटक के रूप में किसको? तो ये भाई साहब हमारी चिल्ली झील हो जाएगी। कौन सी? तो ध्यान रखेंगे चिल्ली झील, जो कि आपके फतेहाबाद जिले में रहेगी। कौन से जिले में? फतेहाबाद जिले में। बल्यूबड़ झील है मेरे भाई, ये हमारी हिसार में रहेगी, जिसको हम मैग्नेट सिटी या स्टील सिटी, इस्पात नगरी के नाम से जानते हैं। उसी हिसार में बल्यूबड़ झील रहेगी। अगर आपसे अमटी का तालाब पूछ ले, किसका? अमटी का तालाब, तो मेरे भाई ये तालाब हांसी में रहेगा। कहां पे रहेगा? हांसी में रहेगा। अगर आपसे सेनिसा झील पूछ ले तो ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। धनूर झील के बारे में पूछ ले तो मेरे भाई सिरसा में स्थित रहेगी। और दोज झील है वो आपकी कहां पर है? फरीदाबाद में। कहां पर स्थित रहेगी मेरे भाई? फरीदाबाद में स्थित रहेगी। ठीक है। तो इस प्रकार से आप चीजों को याद रखेंगे। एक दो जिले और है, उनको भी आप पढ़ सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं बड़खल झील की, ये हरियाणा में कहां पर स्थित है? कौन सी? बड़खल झील है, इसके बारे में आप आंसर कर सकते हैं। इसके साथ साथ है, अगर मैं बात करूं कौन सी झील की मेरे भाई, हाली झील कहां पर रहेगी? ठीक है। हाली झील के बारे में आप आंसर करेंगे। आप मेरे को डाबर झील के बारे में बताएंगे। डाबर झील हरियाणा में कहां पर रहेगी? इसके साथ साथ है चक्रवर्ती झील के बारे में। कौन सी झील? चक्रवर्ती झील हरियाणा में कहां पर रहने वाली है? इसके साथ अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखेंगे और कौन सी झील है जो आपसे पूछी जा सकती है? एक टिक्करताल झील आती है। कौन सी? टिक्करताल झील, ये हरियाणा में कहां पर स्थित रहेगी? इसके बारे में बता देंगे। और एक महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम होगा दमदमा झील, ये कहां पर स्थित रहेगी? देखो मेरे भाई, अगर मैं बात करूं बड़खल झील की, तो ध्यान रखेंगे इसका निर्माण 1947 में दो अरावली पहाड़ियों को काटकर किया गया था। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे भी पूछा जा सकता है।
दो अरावली पहाड़ियों को काटकर इसका निर्माण किया गया था वर्षा का पानी संग्रहित करने हेतु सिंचाई के उद्देश्य से इसका निर्माण किया जाता है। उसके बाद हाली झील की मेरे भाई बात करें तो आपको अल्ताफ हुसैन हाली का नाम तो सभी ने सुना होगा, जिसके गुरु थे कौन है, मिर्जा गालिब जिसके गुरु हुआ करते थे वही अल्ताफ हुसैन हाली, जिसका जन्म 1837 से पानीपत में हुआ था। ध्यान रखेंगे 1920 में मृत्यु हुई थी और ये झील भी कहां पे रहेगी, पानीपत में। अगर मैं आपसे पूछूं हरियाणा में पराठे कहां के प्रसिद्ध है, हरियाणा की दारू, दारू कितनी फेमस है मेरे भाई, वैसे तो हरियाणा शराब डिस्टिलरी जो कि 1969 में स्थापित यमुनानगर में रहेगा, लेकिन भाई साहब कभी आपको शराब पीनी हो तो मुरथल की पी के देख लेना, समझ गए। और डाबर झील कहां पे रहेगी, मुरथल में रहेगी, समझ गए। वैसे शराब पीना गलत बात है मेरे भाई। उसके बाद चक्रवर्ती झील की बात करें तो इसको कर्ण झील के नाम से भी जाना जाता है और ये कहां पे रहेगी, करनाल में रहेगी। कल कर्ण का टीला पढ़ाया था कहां पर, कुरुक्षेत्र में। टिक्कर ताल झील की बात करें तो मेरे भाई ये पंचकुला में, 5 कुओं 5 नहरों से बना पंचकुला। दमदमा झील की बात करें तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में रहेगी, समझ गए, गुरुग्राम में स्थित रहेगी। कौन सी, दमदमा। हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो कि 3000 एकड़ में फैली हुई है वो मेरे भाई दमदमा झील रहेगी। इस झील के बारे में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। रानी का तालाब पूछ ले फिर क्या करोगे, रानी का तालाब, तो रानी का तालाब कहां पे रहेगा मेरे भाई, तो ध्यान रखेंगे कहां पर है, जींद में रहेगा। अगर कोई भी स्टूडेंट पहली से लेके और आज हम 35वीं क्लास पे आ चुके हैं, जिस भी स्टूडेंट ने अगर सारी क्लास से देखी हो तो वो एक बार कमेंट करके जरूर बताना, क्लास समाप्त होने के बाद वहां पे कमेंट करना कि भाई आपको कैसा लग रहा है अंदर से, मतलब ये कैसा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है आपका कि हाँ एक्चुअल में आपको जो हरियाणा जीके है उसमें काफी कॉन्फिडेंस आ चुका है या नहीं आ चुका। क्योंकि अभी तक जो 35 क्लास से हुई है इसमें हमने 60 से लेके 70% तक का जो हरियाणा जीके का सिलेबस है वो कवर कर लिया है, ठीक है। और पता भी नहीं लगा होगा अगर किसी ने सारी क्लास से ली है। और कोई स्टूडेंट अगर पहली बार क्लास देख रहा है या जिसने सारी क्लास से नहीं ली है तो वो इस प्रकार से हमारा आकलन बिल्कुल भी ना करे। आप पहले सारी क्लासों को देख के आइए और 35वीं क्लास पे आके और उसके बाद आप आकलन करके बताइए कि आपने क्या सीखा, कितना आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका है, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि ये 40 से 45 मैक्सिमम 50 मिनट की क्लास दिल्ली की, आपने 35 दिन अपने कीमती 50 जो मिनट है वो मेरे को दिया, तो आप विश्वास रखिए ये आपको सक्सेस जरूर दिलाएंगे, आपको सफलता जरूर मिलने वाली है मेरे भाई। हरियाणा जीके के भरोसे आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। और हिंदी की भी आपके सामने आ चुकी है क्लास, ठीक है ना। और जो हिंदी की क्लास है उसका भी आप लोग बड़ा प्यार आपने देने की कोशिश की है, बड़ा बेहतरीन प्यार आप लोगों से मिल रहा है। तो भाई उम्मीद करता हूं 15 नंबर की आपको ये हिंदी भी मिलेगी। तो टोटल मिला के ये 40 नंबर का जो हिसाब किताब है आपका 35 से 40 के बीच में, तो ये हिसाब किताब आप हमारे ऊपर विश्वास करके छोड़ दीजिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने दिया जाएगा मेरे भाई। और मैडम को तो बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, मेरे से भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। पीएचडी कर रखी है मैडम ने हिंदी से, तो बहुत बेहतरीन आपको हिंदी कराई जाएगी, समझ गए मेरे भाई। अपने हरियाणा में शायद ही इस प्रकार की कोई हिंदी की क्लास अवेलेबल हो जिस प्रकार से आपको फोकस करके पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो हिंदी और हरियाणा जीके पे आपने हमें इतना प्यार दिया तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा एक चीज और आप ये बता दीजिए, अगर किसी भी स्टूडेंट का मैथ कमजोर है, मैथ वीक है, जिसको मैथ नहीं आता है तो वो भी कमेंट कर देगा। बहुत जल्दी हम मैथ की क्लास भी लेके आने वाले हैं और वो भी बड़े बेहतरीन तरीके से आपको कराई जाएगी, ठीक है। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है ये जरूर बताना। मैथ के बारे में आपको प्रैक्टिस करनी है या फिर कॉन्सेप्ट से मैथ को कवर करना है तो वो भी आप साथ के साथ बता दीजिए। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैथ की भी आपसे प्रैक्टिस ही करा दी जाए, ठीक है। तो उसके बारे में भी आप मेरे को बताना, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, जिले थी। चलिए आगे। उसके बाद प्रसिद्ध विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती 22,144 सैनिक भाई साहब एक जिले से चले गए। और ये जो जिला है ये कौन सा रहने वाला है जहां पे सबसे ज्यादा सैनिकों की भर्ती हुई थी, तो ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा जो सैनिक भर्ती हुए थे पहले विश्व युद्ध में मेरे भाई वो रोहतक से हुए थे। कहां से हुए थे, रोहतक से हुए थे। लेकिन कुछ क्वेश्चन मैंने कल करवाए थे और मेरे को लगता है कि आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं आपको भूलने नहीं दूंगा।
देखो जी, सबसे पहले तो आप मेरे को बताएंगे कि जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, ठीक है, खिलाफत आंदोलन इंडिया जीके में आप पढ़ते होंगे, और यहां से बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा भयंकर क्वेश्चन बनेगा कि खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व है या फिर सक्रिय भूमिका, खिलाफत आंदोलन की जो सक्रिय भूमिका है, इस सक्रिय भूमिका में हरियाणा का कौन व्यक्ति था। उसके बाद एक मुजारा आंदोलन हुआ था, कौन सा, मुजारा आंदोलन, जो कि भूमि से संबंधित था 1952 में। इस आंदोलन का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था। उसके बाद आप मेरे को आ जाएंगे प्रथम विश्व युद्ध पे। प्रथम विश्व युद्ध से दो क्वेश्चन बनेंगे, और प्रथम विश्व युद्ध में किसका, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों का क्या देने वाले, ब्रिटिशों का समर्थन किसने किया था, कि भाई सैनिकों की भर्ती को लेके समर्थन किसने दिया था। और प्रथम विश्व युद्ध में सेना में जो भर्ती थी, सेना भर्ती का विरोध करने वाला व्यक्ति कौन था, सेना भर्ती का विरोध करने वाला व्यक्ति कौन था। उसके बाद बताएंगे हरियाणा का प्रथम, हरियाणा का मेरे भाई प्रथम वह एक मात्र, हरियाणा का सॉरी प्रथम, हरियाणा का प्रथम वह सबसे बड़ा, वह सबसे बड़ा जो स्वतंत्रता सेनानी हुआ है, ये कौन होने वाला है, इसके बारे में आप आंसर कर देंगे। और उसके बाद बताएंगे मेरे को कि हरियाणा में जो असहयोग, ठीक है, असहयोग आंदोलन था, इस आंदोलन का, इस आंदोलन की क्या मेरे भाई विरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति, विरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति, समझ गए। तो अब देखो इस प्रकार से आपने चीजें पढ़ ली तो कभी डाउट ही नहीं होगा मेरे भाई। देखो अब इसके आंसर कर लेते हैं कि खिलाफत आंदोलन में जो सक्रिय भूमिका में थे ना, गुलाम बिक नारायण का नाम सुना है, किसका, गुलाम बिक नारायण, ये अंबाला जिले से आते थे। कहां से आते थे मेरे भाई, अंबाला जिले से। इसी ने इसकी सक्रिय भूमिका में रहे थे खिलाफत आंदोलन। मुजारा आंदोलन 1952, ताऊ देवीलाल का नाम सभी ने सुना होगा। ताऊ देवीलाल जिसका जन्म 1914 तेजा खेड़ा में हुआ था, मृत्यु 2001 में हुई थी, और इसकी समाधि को संघर्ष घाट के नाम से जाना जाता है। ताऊ देवीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी रहेगी सिरसा में, जो कि 2003 में स्थापित हुई थी, और 1999 में इस ताऊ देवीलाल ने INLD पार्टी का गठन किया था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिशों का जो समर्थन करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे मेरे भाई, तो वो थे अपने हरियाणा के शेक्सपियर और कालिदास, जिनका नाम रहेगा दीपचंद बहमन। कौन थे, दीपचंद बहमन, जिसके गुरु का नाम क्या होता था, सेठ छज्जूराम भिवानी से आते थे मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। उसके बाद सेना भर्ती का जो विरोध किया था ना मेरे भाई, वो नेकीराम शर्मा ने किया था। किसने, नेकीराम शर्मा ने, जिसका एक अपना समाचार पत्र भी रहेगा हरियाणा संदेश के नाम से, ये भिवानी के केलंगा से आते हैं। उसके बाद प्रथम और सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी भी कौन रहा है मेरे भाई, तो वो भी हमारे नेकीराम शर्मा रहे हैं। हरियाणा में असहयोग आंदोलन का विरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति वो हमारे सर छोटूराम, कौन रहे हैं मेरे भाई, सर छोटूराम, वही सर छोटूराम जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। सर छोटूराम जिसका जन्म 24 नवंबर 1881 को हुआ था गढ़ी सापला गांव में। सर छोटूराम की सबसे बड़ी प्रतिमा गढ़ी सापला में रहेगी। सर छोटूराम तापीय ऊर्जा जो केंद्र है वो हमारा रहने वाला है यमुना नगर में, ठीक है। सर छोटूराम को सर की उपाधि 1937 में मिली थी, राय बहादुर की उपाधि 1927 में, ठीक है मेरे भाई। रहबरे आजम के नाम से जाना जाता है, किसानों का मसीहा कहा जाता है सर छोटूराम को। तो इस प्रकार से चीजों को पढ़ते चलिए। शंकर जादूगर सम्राट की जन्म स्थली कहां पर है, तो मेरे भाई शंकर जादूगर सम्राट है ना, ये एलनाबाद से रहेंगे। और आप मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पे बता देंगे, एलनाबाद का पुराना नाम, ये आप कमेंट में करेंगे, तब तक मैं और क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता हूं। जैसे कि भाई साहब यहां पे बात हुई है हमारे कलाकारों की, अभिनेताओं की, और अभिनेताओं में हमने ओमपुरी का नाम सुना है, किसका, ओमपुरी के बारे में बताएंगे। जूही चावला का संबंध कहां से रहेगा, जोराबाई का संबंध कहां से रहेगा, इसके बारे में बताएंगे। परिणीति चोपड़ा का संबंध कहां से रहेगा, परिणीति चोपड़ा, ये परिणीति चोपड़ा है मेरे भाई, लिखने में गलती हो गई, कोई बात ना, इसको सही कर लेंगे। परिणीति चोपड़ा, इसका संबंध कहां से रहेगा। एक हमारे पास ईसा खां आती है, कौन, ईसा खां का संबंध कहां से रहेगा। एक शमीम शर्मा आती है, कौन, शमीम शर्मा, इनका संबंध कहां से है। मल्लिका शेरावत का संबंध कहां से रहेगा, मल्लिका शेरावत है, इसका संबंध। एक आपको यशपाल शर्मा का संबंध बताना है, किसका, यशपाल शर्मा का संबंध बताना है, कहां से रहेगा,
पूजा बत्रा के बारे में बता देंगे। उसके बाद ऋचा शर्मा का नाम बताएंगे कि इनका संबंध कहां से है। राजकुमार राव के बारे में बता देंगे मेरे भाई, राजकुमार राव। सोनू निगम के बारे में भी आप आंसर कर सकते हो, सोनू निगम का संबंध हरियाणा में कहां से है। इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो एक जेपी कौशिक आते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, लेकिन कंफ्यूज होंगे आप। एक कौशिक और है, वो भी बड़ी बेहतरीन पर्सनालिटी है, सतीश कौशिक। इनका संबंध हरियाणा में कहां से रहेगा। और एक सुरेंद्र शर्मा का नाम ध्यान रख लेंगे, किसका, सुरेंद्र शर्मा का नाम है, ये ध्यान रख लेंगे। ऐसे पढ़ो। अब देखो मेरे भाई, ओमपुरी की अगर बात करें, ओमपुरी, जूही चावला, जोराबाई अंबाला वाली है ना, परिणीति चोपड़ा, सभी का संबंध कहां से रहेगा। तो आप कहेंगे जी अंबाला। कहां से, अंबाला से। ईसा खां, शमीम शर्मा, मल्लिका शेरावत और यशपाल शर्मा, इन सारों का संबंध कहां से मेरे भाई। तो ये रहेंगे आपके हिसार जिले से। और ध्यान रखेंगे शमीम शर्मा को हरियाणा की स्तंभ लेखिका के नाम से जाना जाता है। इसको हरियाणा की स्तंभ लेखिका कहा जाता है, इसके लेख स्तंभ जैसे मजबूत है मेरे भाई। उसके बाद पूजा बत्रा, ये रोहतक से आती है। कहां से, रोहतक से आती है। ऋचा शर्मा की बात करें तो मेरे भाई ये आते हैं कहां से, फरीदाबाद से। राजकुमार राव की बात करें, अभिनेता, गुरुग्राम से आते हैं मेरे भाई, राजकुमार राव गुरुग्राम से। सुरेंद्र शर्मा हास्य कलाकार, नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ से आते हैं। नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ से कौन आएंगे, सुरेंद्र शर्मा। सतीश कौशिक का संबंध फिल्म निर्माता, महेंद्रगढ़ से। सोनू निगम का संबंध रहेगा कहां से, फरीदाबाद से। कहां से, फरीदाबाद से। एलनाबाद का पुराना नाम होता था मेरे भाई खड़ियल, इसका पुराना नाम क्या होता था, खड़ियल होता था। इसी प्रकार से मेरे को एक दो नाम और याद आ गए, जैसे अगर आपसे सुनील दत्त का संबंध पूछ ले, सुनील दत्त का संबंध पूछ ले और वेद गांधी का संबंध पूछ ले, तो दोनों का संबंध कहां से हो जाएगा। तो आप कहेंगे जी ये तो यमुनानगर से हैं। कहां से है मेरे भाई, यमुनानगर से है, ठीक है। और इसी कड़ी में एक डाउट और क्लियर करना है मेरा आपको, और वो डाउट क्या है, अगर आपसे गजेंद्र वर्मा के बारे में पूछ ले, किसका, गजेंद्र वर्मा का संबंध कहां से है, और आपसे गजेंद्र फोगाट के बारे में पूछ ले, तो दोनों अलग अलग रहेंगे। और एक हमारे पास आते हैं सुनील ग्रोवर, कौन आएंगे मेरे भाई, सुनील ग्रोवर, इनका संबंध कहां से रहेगा। अब देखो ये डाउट भी क्लियर कर लो, सुनील ग्रोवर, डॉक्टर गुलाटी का नाम आपने सुना होगा मेरे भाई, ये कहां से हैं, सिरसा से हैं। गजेंद्र वर्मा पंजाबी सिंगर, ये भी कहां से रहेंगे, सिरसा से रहेंगे। लेकिन गजेंद्र फोगाट का संबंध हरियाणा का रोहतक जिला हो जाएगा। इसको डिजिटल मंच का संस्थापक कहा जाता है, हरियाणा में एनडी छोरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे जेपी कौशिक, भाई साहब इसके गाने रागड़ी तो बड़ी हिट गई है जेपी कौशिक की, और इसको तो आप सभी जानते होंगे ना, रोहतक से संबंधित रहेगा। जैसे कि गाडेवाली गड़बन छोरी, बहादुरगढ़ का बम्ब, बिजली सी टूट पड़ी, मारे गए हम, ये किसकी रागड़ी है मेरे भाई, ये इसी की है, जेपी कौशिक की, ठीक है मेरे भाई। ध्यान रखेंगे जीजा तू काला मैं गोरी घनी, ये भी इसी की है, ठीक है। तो ये बहुत सारी रागड़ियां हैं जो हरियाणा में फेमस हुई है, और हरियाणा में ही नहीं बल्कि भाई साहब उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी बड़े स्तर पे जेपी कौशिक की जो रागड़ी और गाने हैं, संगीत है, इनको सुना जाता है। जेपी कौशिक संगीतकार रहने वाले हैं। गुड़गावा को किस आचार्य से संबंधित माना जाता है, इसके बारे में तो कई बार चर्चा कर ली ना भाई, द्रोणाचार्य से इसको संबंधित माना जाता है। द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी, इसका जो मंदिर है वो शीतला माता मंदिर, वो भी कहां पे रहने वाला है, गुरुग्राम में रहने वाला है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आगे चलिए, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल कौन किस जिले के अंतर्गत आते हैं, तो हमारी धर्म नगरी, ये तो मैं आपको दिमाग छिड़ा चुका हूं, कुरुक्षेत्र में। कहां पर है, कुरुक्षेत्र। उसके बाद गुरुद्वारों का शहर अंबाला, दूध नगरी कौन सा, तो ये जींद हो जाएगा। और हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है, हरियाणा का पेरिस करनाल को कहा जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन आप मेरे को बताएंगे, नवीनतम पद्धति से करनाल को कब बसाया गया था, डेट आती है पेपर में, करनाल को नवीनतम पद्धति से, करनाल को नवीनतम पद्धति से कब बसाया गया। उसके बाद आपसे पूछेगा करनाल पर अंग्रेजों का अधिकार, अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था। क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ये पेपर में, आपसे पूछेगा कि भाई एक था अकबर के समय पे, अकबर के समय पे, अकबर के समय पे इस करनाल को किसने लूटा था, करनाल की लूट बतानी है।
किसने करनाल को लूटने का काम किया था? ये आप मेरे को आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इन 3 क्वेश्चनों के आप आंसर दीजिए। देखो जी, करनाल को नवीनतम पद्धति से बसाया गया था 1806। अंग्रेजों ने करनाल के ऊपर अधिकार किया था 1805 में, और उसके बाद अकबर के समय पे करनाल की लूट 1570 में इब्राहिम मिर्जा ने की थी। किसने? इब्राहिम मिर्जा। अब ये इब्राहिम नाम अपने हरियाणा में इतने आगे कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन बार बार पढ़ोगे तो कंफ्यूज नहीं होने दिया जाएगा। और एक कुंजपुरा रियासत और ध्यान दे लेना, ये ऐसे क्वेश्चन है पेपर में आगे तो गाटर गिनोगे। कुंजपुरा रियासत, और कुंजपुरा रियासत की स्थापना 1729 निजाबत खान ने की थी। किसने? निजाबत खान। ये वही कुंजपुरा है जहां पे हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल स्थापित किया गया था। हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल मेरे भाई रेवाड़ी में स्थापित किया गया था, और तीसरा मातनहेल झज्जर। ध्यान रखेंगे, समझ गए मेरे भाई? तो इस प्रकार से आप पढ़ते हुए चलिए। और उसके बाद क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया था, तो आज इसके बारे में टाइम खराब नहीं करेंगे हम, ठीक है। चलो जी, मिताथल सथल किसके अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखेंगे, मिताथल हमारा किसके अंतर्गत आएगा? भिवानी के अंतर्गत आएगा। कहां पर? भिवानी। और इसकी जो खुदाई डॉक्टर सूरजभान ने 1967 में की थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद चलो आगे। आ गया था हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो भाई साहब, हरियाणा के राज्यपाल मैंने बहुत बार आपसे पढ़ाने की कोशिश की, और ध्यान रखेंगे ये हमारे कौन हो जाएंगे? बंडारू दत्तात्रेय। कौन हो जाएंगे मेरे भाई? बंडारू दत्तात्रेय। कौन से नंबर के हैं? हरियाणा के ये 18वें राज्यपाल हैं, समझ गए। लेकिन कई दिन पहले आपसे पढ़ाए थे। अब आपको हरियाणा का सबसे लंबा राज्यपाल भी पता है, बीएन चक्रवर्ती। हरियाणा के सबसे छोटे राज्यपाल का नाम भी आपको पता है, ओम प्रकाश वर्मा। और उसके बाद हरियाणा के 2 ऐसे राज्यपाल जो नौकर साहब भी हुए हैं, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर भी रहे हैं, वो एस.एस. संगवालिया जो हरियाणा के 6ठे राज्यपाल थे, और एक हरियाणा के 3रे राज्यपाल रणजीत सिंह नरुल्ला। लेकिन पेपर में क्वेश्चन ये आ गया कि बताओ निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे? तो समस्या है मेरे भाई। और ये समस्या कब मिटेगी? तब तक आपको चीजें याद नहीं हो जाती। और आप हमारी क्लास में आए हैं तो मैं आपको याद कराऊंगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखो, हरियाणा का पहला राज्यपाल फटाफट लिख देते हैं, तो आप कहोगे जी डॉक्टर धर्मवीर। हरियाणा के दूसरे राज्यपाल डॉक्टर बीएन चक्रवर्ती, ठीक है। उसके बाद कौन बने थे? तो रणजीत सिंह नरुल्ला, आरएस नरुल्ला का नाम ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक हाथी बना था भाई, जय सुखलाल हाथी, ठीक है। जय सुखलाल हाथी का नाम ध्यान रखेंगे। एक हरचरण सिंह बराड़ बने थे। कौन? हरचरण सिंह बराड़ का नाम ध्यान रखेंगे। एक हमारा एस.एस. संगवालिया का नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद जीडी तपासे का नाम ध्यान रखेंगे, जीडी तपासे। एस.एम.एच. बर्नी, ठीक है, एस.एम.एच. बर्नी का नाम ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक एच.ए. बराड़, ठीक है जी। एच.ए. हरचरण सिंह बराड़ हो गया ना, तो एच.ए. बर्नी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, एच.ए. बर्नी का नाम यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद धानिक लाल मंडल का नाम ध्यान रखेंगे। किसका? धानिक लाल मंडल, ठीक है जी। उसके बाद आप बाबू परमानंद का नाम ध्यान रखेंगे, बाबू परमानंद। उसके बाद महावीर प्रसाद का नाम ध्यान रखेंगे मेरे भाई, महावीर प्रसाद। ओम प्रकाश वर्मा का नाम ध्यान रखेंगे, ओम प्रकाश वर्मा भी हरियाणा के राज्यपाल रहे। उसके बाद आप किसका? तो ए.आर. किदवई का नाम ध्यान रखेंगे, ए.आर. किदवई। उसके बाद जगन्नाथ पहाड़िया का नाम ध्यान रखेंगे, जगन्नाथ पहाड़िया का नाम ध्यान रखेंगे। इसके बाद किसका नाम ध्यान रखेंगे? कप्तान सोलंकी का, कप्तान सोलंकी का नाम ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं कौन? तो वो आते हैं सत्यदेव आचार्य, सत्यदेव है ना, सत्यदेव आर्य, सत्यदेव आर्य का नाम ध्यान रखेंगे। और उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे बंडारू दत्तात्रेय, समझ गए। तो एक बार काउंटिंग कर लेते हैं, गलती से कोई छूट भी गया हो, गलती तो हो सकती है मेरे भाई, किसी से भी हो सकती है। 2 4 6 8 9, 2 4 6 8 9 पूरे 18 हो गए। और जैसे मैंने लिखे ना, इसी सीक्वेंस में ये राज्यपाल बने हैं। क्या? इसी सीक्वेंस में ये हरियाणा के क्या बने हैं? राज्यपाल बने हैं, ठीक है मेरे भाई। अब देखो, आज थोड़ा सा अलग पढ़ते हैं।
और अलग क्या पढ़ते हैं, ये तो हमारे हरियाणा के 18 राज्यपाल हो गए, एक बार नजर मार लेना, और इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो मैं बता चुका हूं। चलो मैं इधर लिख दूंगा। अब देखो आपको क्या देखना है कि हरियाणा के ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो दूसरे राज्य के राज्यपाल बने हैं। जैसा कि आपको पता है कि भाई साहब जो राज्यपाल बनता है वो उस राज्य का स्थायी निवासी नहीं होता कभी भी। अब अपना हरियाणा का कोई व्यक्ति हरियाणा का राज्यपाल नहीं बन सकता, हरियाणा का कोई व्यक्ति हरियाणा का राज्यपाल नहीं बन सकता, तो बाहर के राज्यों का तो राज्यपाल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो हरियाणा में आज तक ऐसे कितने व्यक्ति हुए हैं जो बाहर के राज्यों के राज्यपाल बने हैं। तो पहले तो उनकी संख्या ध्यान रखेंगे, और उनकी संख्या 7 रहेगी। जो अन्य राज्यों के क्या बने मेरे भाई, राज्यपाल बने। जो अन्य राज्यों के क्या बने, राज्यपाल बने। सबसे पहला नाम तो आप सभी जानते हैं ना कि जी वो तो भगवत दयाल कौन होंगे, शर्मा होंगे, जो कि हमारे 77 से 80 और 80 से 84 उड़ीसा और मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे। ठीक है मेरे भाई, तो इसके बारे में तो आपको पता है। लेकिन इनका ये ध्यान रख लेना, ये कहां से आते थे, बेरी गांव झज्जर से आते थे। कहां से, झज्जर से आते थे। उसके बाद अगला नाम आता है सुल्तान सिंह का। ठीक है, दूसरा जो व्यक्ति था वो आएगा कौन है, सुल्तान सिंह। ठीक है, और सुल्तान सिंह की बात करें ना मेरे भाई, तो ये कहां से आते थे, सोनीपत से। कहां से आते थे, सोनीपत से। तीसरे नाम की अगर बात की जाए तो वो रणजीत दयाल आएंगे कुरुक्षेत्र से। कौन है, रणजीत दयाल का नाम ध्यान रखेंगे। ये हमारे कहां से होंगे, कुरुक्षेत्र से। कहां से होंगे, कुरुक्षेत्र से। एक चंद्रावती भी तो बनी थी, हरियाणा की प्रथम और एकमात्र उपराज्यपाल अंडमान निकोबार पुदुचेरी की। तो ध्यान रखेंगे ये जो चंद्रावती है ये कहां से आती थी, तो आप कहेंगे ये चरखी दादरी से। कहां से, चरखी दादरी से। समझ गए, तो कितने हो गए, 2 और 2 4 नाम हो गए। उसके बाद वर्तमान में गणेशी लाल हैं, उड़ीसा के गवर्नर, जो कि सिरसा जिले से आते हैं, और ये एफसीआई वाले पेपर में पूछा भी गया था। तो ध्यान रखेंगे कौन है, गणेशी लाल का नाम। और जो गणेशी लाल है मेरे भाई ये सिरसा से आते हैं, वर्तमान में उड़ीसा के गवर्नर रहेंगे। कौन है, तो ये रहेंगे गणेशी लाल। समझ गए। उसके बाद हमारे एक देवव्रत हैं, कौन है, आचार्य देवव्रत करके हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आचार्य जो देवव्रत है ना वो कहां से आते हैं, तो वो आते हैं हमारे समालखा, पानीपत से। हाँ, आचार्य देवव्रत का नाम ध्यान रखेंगे, किसका, आचार्य देवव्रत का। ठीक है, जो गुजरात के हैं शायद वर्तमान में, और ये कहां से आते हैं, पानीपत से आते हैं। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं मेरे भाई, ये कहां से, पानीपत से। और एक रोहतक का व्यक्ति भी बना था भाई, नाम था उसका क्या, हंसराज। ये कहां का था, ये रोहतक का था। ठीक है भाई, ये 7 राज्यपाल लिख्या सी, ये अपना हरियाणा का व्यक्ति सी जो अन्य राज्यों के राज्यपाल रहे। अब देखो राज्यपाल आपने खूब पढ़ लिए, समझ गए, आई बात समझ में। तो राज्यपाल को इस तरीके से ही पढ़ना है, समझ गए। आज हमने आर्टिकल वगैरह की, इनकी बात नहीं की, सैलरी शपथ वगैरह, तो वो पिछली क्लास में कर ली थी। तो हर क्लास में कुछ ना कुछ है आपको नया सीखने को मिलता है। तो भाई साहब उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ नई बातें आपने आज की क्लास में सीखी होंगी। ठीक है मेरे भाई, तो अब मेरे जाने का समय आ गया है, मेरा आपसे रुस्तकी लेने का समय आ गया है। तो अब जल्दी से फूल मालाओं के साथ भाई साहब मेरे को विदा किया जाए। और मैथ के बारे में आप कमेंट जरूर करना कि मैथ की क्लास है वो शुरू कर दी जाए या नहीं। और दूसरा दिल्ली पुलिस के बारे में भी जरूर बताना, क्योंकि दिल्ली पुलिस का मैं ऐसा प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, ऐसा प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा मेरे भाई, आज तक नहीं आया होगा। समझ गए, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, ऐसे क्वेश्चन तो खूब कराए होंगे। अब ऐसे मत सोचना कि जी आज 10 क्वेश्चन कराए हैं, कभी 8 कराते हो, कभी 12 कराते हो, कभी 15, क्या हिसाब किताब है भाई साहब। क्वेश्चनों की जो संख्या है ना वो अपनी 100, 125, 150 से कम तो कभी नहीं रहती। समझ गए मेरे भाई, कम से कम 200 क्वेश्चन में वर्बली नॉन वर्बली आपको रोज करा देता हूं। समझ गए, तो इन संख्याओं पे डिपेंड ना हो कि इसके साथ कंटेंट कितना दिया जा रहा है, आपसे याद कितना कराया जा रहा है, उस चीज के ऊपर आप फोकस करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको इंडिया जीके में भी ऐसे मतलब फिरकी से फिरा देंगे भाई साहब, आपकी किसमें, इंडिया जीके में। तो आप जरूर बताना कि भाई कितने साथी हैं जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी देंगे, उसकी भी तैयारी करेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए जोश, एक नई एनर्जी और एक नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।